चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। हाँ ठीक है, वॉइस का बस थोड़ा सा इशू है। चलो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। हेलो हेलो गाइस। है ना? चलो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, है ना? अब क्या है, मैटर्स रेलेवेंट टू ऑडिटर्स इवैल्यूएशन ऑफ वेदर द एक्सपेक्टेशन कैन बी डेवलप्ड, है ना? तो अपन ने ये किया था थोड़ा बहुत, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट का पहला पॉइंट रिलेट किया था अपन ने, एक्यूरेसी विद विच द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ सब स्टैंडर्ड। बहुत डिस्कशन हुआ था इस पे, याद है? बहुत दिन पहले। कुछ थोड़ा बहुत याद है? क्या बताया था इसमें मैंने आप लोगों को? मैंने बोला था कि आपको, हाँ, उस पे, हाँ, उस पे क्या निर्भर करेगा आपका रेलेवेंस, कि कितना भरोसा कर पाओगे आप एनालिटिकल प्रोसीजर पे, है ना? रिस्क असेस करने के लिए ये चीज जरूरी है। हेलो 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 हेलो। है ना? ठीक है, फिर देखो क्या बोल रहा है दूसरा, द डिग्री और टू विच इंफॉर्मेशन कैन बी डिसएग्रीगेटेड। मतलब जितना डिसएग्रीगेट कर पाओगे उतना आसान रहेगा, मतलब हेलो हेलो हेलो, उतना रिस्क कम रहेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल है, हेलो हेलो हेलो, उतना रिस्क कम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, substantive analytical procedure may be more effective when they are applied to financial information on individual sections of operations or financial statements of component of a diversified entity than what applied to financial statement of the entity as a whole। समझे इस बात को? कि पूरा सेल टू सेल कंपेयर कर लिया कोई मतलब नहीं। अगर मैंने अपने यहाँ की सेल्स किसी और की सेल्स से कंपेयर कर ली तो कोई मतलब थोड़ी है कि नहीं? मैंने अगर अपनी सेल किसी और की सेल्स से कंपेयर कर ली तो कोई खास मतलब नहीं है ना? हेलो 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 हेलो। तो कैसे कंपेयर करूंगा तो फिर मतलब निकलेगा? हाँ, मतलब मान लो कि चार प्रकार के अपन ने क्या किए हैं, चार प्रकार की अगर अपन ने सेल करी है ना? तो क्या होगा, चार अलग अलग हैं अपने पास डेटा, तो बस फिर सही है। हेलो 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 हेलो। ठीक है क्या? है ना? उसके बाद फिर तीसरा क्या है बताओ? द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। ये वाला तो थोड़ा सिंपल है, कि जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उतना सिंपल होगा। हेलो 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 हेलो। ठीक है, देख लो एक बार, रीड कर लो इसको।
ठीक है गाइस, किसी को कोई इशू है इसमें रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट में? हेलो हेलो हेलो, थोड़ा सा वापस आने में टाइम लग सकता है क्योंकि 3 दिन का गैप हो गया था, है ना? ठीक है, कोशिश करो वापस आने की। जो जो दिक्कत है अपन थोड़ा सा शुरू में आराम लगा भी सकते हैं, मतलब थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, बोलते जाओ बस। डिग्री टू विच इंफॉर्मेशन कैन बी डिसएग्रीगेटेड। हाँ, एग्जाम्पल बताया ना मैंने कि सेल्स अगर मान लो आपके पास एक सिंगल है ना, तो उसको कंपैरिजन करोगे तो इतना एक्यूरेट नहीं। हाँ, ये वही बोल रहा है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के इंडिविजुअल सेक्शंस पे आप लगाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ में? बजाय कि एंटिटी एज ए होल। मैंने यही एग्जांपल को मैंने सेल का निकाल लिया, इसी एंटिटी एज ए होल किसी और डाइवर्सिफाइड कंपनी। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे देखो। हेलो हेलो गाइस, हाँ, अब क्या हो रहा है बेटा? इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स निकल रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल। हेलो 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 गाइस, है ना? So, if analytical procedures performed in accordance with SA 520 identify fluctuations or relationships that are inconsistent with other relevant information or that differ from expected values by a significant amount, the auditor shall investigate such differences by, ठीक है ना? If an analytical procedure performed in accordance with 520 identify fluctuations or relationships that are inconsistent with the relevant information or differ, मतलब कि मैंने सोचा कि अरे यार ये चीज़ 5 लाख होनी चाहिए, समझ में आ रहा है? जबकि मेरे एक्सपेक्टेड वैल्यू जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है वो आ रही है 3 लाख, तो देयर इज अ डिफरेंस। हेलो हेलो, क्या करूँगी? मैनेजमेंट से पूछूंगा भैया इतना डिफरेंस क्यों? बेसिकली मुझे ये नहीं है कि गलत है, समझ में आ रहा है, लेकिन क्यूरियोसिटी है ना, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है बेटा, क्यों है भाई ये डिफरेंस? हेलो 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 गाइस, क्लियर है? है ना, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि क्यों है ये डिफरेंस, है ना? ठीक है, फिर क्या कह रहा है? Audit evidence relevant to management responses may be obtained by evaluating these responses, taking into account the auditor's understanding of the entity and its environment and with other audit evidences. ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? मतलब मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग उसकी एंटिटी के साथ, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग के साथ मैच करने वाला हूँ, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर के साथ मैच करने वाला हूँ। हेलो गाइस, रिस्पॉन्स करते जाओ, मुझे पता नहीं चलेगा कि कनेक्शन टूट गया, है ना? ये समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? फिर परफॉर्मिंग अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑब्वियस बात है डिफरेंसेस हैं तो फिर दूसरे ऑडिट प्रोसीजर लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि इस वाले में तो सेटिस्फेक्शन आया नहीं, इस वाले में तो ऐसा लग रहा है कि यार ये तो डिफरेंस है बड़ा। ठीक है, डन है ना? अब एनालिटिकल प्रोसीजर दैट असिस्ट व्हेन फॉर्मिंग एन ओवरऑल कंक्लूजन, तो इसको बोलेंगे नियर एंड ऑफ ऑडिट, ठीक है ना?
The conclusions drawn from the results of analytical procedure designed and performed in accordance with are intended to corroborate conclusions formed during the audit of individual components and elements of the financial statement. क्या बोल रहे हैं? The conclusions है ना, are intended to corroborate, मतलब ये जो कंक्लूजन है एनालिटिकल प्रोसीजर से जो निकले, ये जब मैंने इंडिविजुअल कंपोनेंट की चेकिंग की थी ना, उससे जो मेरे कंक्लूजन निकले थे उसको एडिशनल एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं. हेलो हेलो हेलो, मतलब समझ रहे हो? क्योंकि मैंने एनालिटिकल प्रोसीजर अकेला ही तो लगाया नहीं ना, ऐसा तो नहीं कि मैंने सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर लगाया और बस खुश रहा. हेलो हेलो, मतलब बेसिकली एनालिटिकल प्रोसीजर आपके लिए एडिशनल एविडेंस की तरह ही काम करता है, ये बोलो, समझे? है ना? दिस असेस द ऑडिटर टू ड्रॉ रीजनल कंक्लूजन ऑन विच टू बेस द ऑडिटर ओपिनियन. ठीक है ना? तो वो कह रहा है कि ओवरऑल कंक्लूजन वाला ये वाला जो पार्ट है ये फाइनल लेवल पर डिस्कस करेंगे, है ना, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं कभी कभी, है ना? ठीक है. कंसिडरेशन स्पेसिफिक टू पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर एंटिटीज का क्या मतलब? पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट एंटिटीज. हेलो 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 गाइस, the relationship between individual financial statements items traditionally considered in the audit of business entities may not always be relevant in the audit of governments or other non-business sector entities. For example, in many public sector entities, there may be little relationship between revenue and expenditure. समझ में आ रही है बात? देखो, एक नॉर्मल एंटिटी में क्या होता है भाई, जैसे जैसे मेरा खर्चा होता है वैसे वैसे मैं क्या करता हूँ, मतलब जैसे जैसे मेरी सेल होती है ना, मेरी सेल ज़्यादा मेरा खर्चा ज़्यादा है, थोड़ा डायरेक्ट सा रिलेशनशिप सा चलता है. हेलो हेलो गाइस, है ना? ठीक है, लेकिन पीएसयू में अलग ही चल सकता है. हो सकता है कि लॉस हो रहा है फिर भी ये लोग करे पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट हो सकता है ना किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में भला देख रही है. नहीं आया समझ में? तो रिलेशनशिप्स वैसे वैसे हैं वो बिगड़ सकते हैं इसमें. यस, पीएसयू में जो रिलेशनशिप्स रहते हैं, रेशोज, वो कभी भी इधर उधर भग सकते हैं. ठीक है, आया नहीं आया समझ में? है ना? तो वही कह रहा है कि वहां पर उस लेवल के रेलिवेंट नहीं होंगे जिसमें कि नॉर्मल, जितने की नॉर्मल एंटिटी में रेलिवेंट है ना. ये कंक्लूजन है. अब आप इसकी रीडिंग लगा लेते हैं. In addition, because expenditure on acquisition asset may not be capitalized, there may be no relationship between expenditure on, for example, inventory and fixed asset and the amount of those assets reported in the financial statement. Also, industry data भी इसके साथ नहीं जाता, क्योंकि लोग प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, नहीं करते हैं. और अदर रिलेशनशिप में भी रिलेवेंट, फॉर एग्जांपल वेरिएशन इन द कॉस्ट पर किलोमीटर ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन और द नंबर ऑफ व्हीकल्स एक्वायर्ड कंपेयर्ड विद व्हीकल डेटा. कुछ तो डेटा काम ऑब्वियस सी बातें करेगा, लेकिन हाँ पर उतना श्योर वैसे नहीं है. हेलो हेलो, ठीक है ना? कोई दिक्कत है क्या? हम्म? इसके ऊपर देख लें. ठीक है गाइस, चलो अपन चालू करते हैं. अब डालना चैप्टर.
गाइस अरे ये तो मॉड्यूल 1 ही खत्म हो गया। हेलो हेलो। चलो अब बेटा बहुत सिंपल सिंपल सीखना होगा। ठीक है। हेलो 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 गाइस। ठीक है ना। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे सिंपल चैप्टर बेटा और थोड़ा याद करने वाला चैप्टर। हेलो 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 गाइस, ध्यान से सुनना आप। हेलो 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 गाइस, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगी बात, है ना। ठीक है चलो। अब सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा एक बार किसको, असर्शंस को। याद है आपको असर्शंस, बताओ ये देखो लिखते हैं पहले। हेलो 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 गाइस, याद है आपको, है ना। assumptions assumption completeness cut off existing occurrence valuation measurement। ये existing occurrence ये ऐसा ऑब्लिक करके मतलब क्या, existing occurrence इसका क्या मतलब निकाले अपन। हाँ 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 क्या, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एग्जिस्टिंग एसेट की लायबिलिटी के लिए, अकरेंस किसके लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है ना। ऐसी वैल्यूएशन मेजरमेंट, वैल्यूएशन किसके लिए, एसेट लायबिलिटी के लिए, है ना। assertion। Companies prepare their FS in accordance with generally accepted accounting principles, जिनको हम accounting standards बोलते हैं। तो accounting standards। Financial statement audit comprises the examination of financial statements and accompanying disclosures by an independent auditor. The result of this examination is reported by the auditor, attesting to the truth and fairness of presentation of financial statement and related disclosure. In preparing financial statements, company's management makes implicit or explicit claims, assertions regarding the hello, of asset liability, equity, income and expenses and disclosure, है ना, in accordance with the applicable accounting standard. और example, if company X's balance sheet shows building with carrying amount of 50 lakhs, X की बैलेंस शीट में दिख रहा है कि बिल्डिंग कितने की दिख रही है उसकी, 50 लाख आ रहा है। ऑडिटर अज्यूम कर लेगा कि भाई मैनेजमेंट ने क्या क्या क्लेम किया, समझ रहे हैं कि भैया जो बिल्डिंग बैलेंस शीट में है वो एग्जिस्ट करती है। हेलो हेलो हेलो, है ना। इन्हीं क्लेम्स को तो वेरीफाई करना है ना, है ना। ओन और कंट्रोल करती है, राइट से नॉट वैल्यूएशन प्रॉपर। हेलो हेलो हेलो, और ऑल बिल्डिंग्स हैव बीन इंक्लूडेड, चार कंप्लीट। बोलो बस। अब ये चार चीज इंश्योर करने के लिए जो आप सबूत लेके जाओगे वो देखोगे और उसके बेस पे आप बोलोगे कि हाँ ये है कि नहीं। बेटा ये सबसे मेन है, जो एक्चुअल में प्रैक्टिकली जाकर के करना है ना, ये वो है बेटा। हेलो हेलो, कुछ आ रहा है समझ, आ रहा है। तो क्या बोल रहा था, कंपनी एक्स ओन्स सच बिल्डिंग, ये पढ़ लिया आपने, एग्जांपल पढ़ा, सब क्लियर हो जाएगा बेटा इस एग्जांपल का ध्यान से सुनो, सब क्लियर हो जाएगा, है ना। और हर एक आइटम के साथ आपको ये चार चीजें ठीक है ना। ठीक है ना, असम्पशन अपन अलग से पढ़ेंगे। The auditor then needs to draw an audit program to get, देखो
नोटिस करो ऑडिट सब कुछ एक ही उसमें डिस्कस ऑडिट then you need to draw an audit program to verify and obtain sufficient appropriate audit evidence for each of the claim assumption made by the client. मतलब ये चेक करने जाता है assumptions मेन होते हैं। मैं क्यों बोलता हूँ assumptions मेन होते हैं? ये चेक करने जाता है इन्हीं को तो वेरीफाई करना है। ये तो क्लेम्स है भैया, हमने सब कुछ जो है वही रिकॉर्ड किया है और सही वैल्यूएशन पे है, सही अकाउंटिंग पीरियड में, इसमें कट ऑफ नहीं लिखा हुआ है ना? जिस अकाउंटिंग पीरियड के हैं उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड समझ आ रही है? ठीक है। The auditor needs to do an audit program. ठीक है ना? Audit. Assumptions may be broadly classified into ये फिर से हमने बताया ये पूरा है। हेलो गाइस, याद है क्या आपको? ये करे थे अपन लोग, है ना? इसको रीड करेंगे क्या आप लोग? जब मैं कराऊँ है ना? ठीक है ना? क्या अपन इसको कर चुके हैं, बस इसलिए बोल रहे हैं, है ना? ठीक है, चलो इसको अपन डिफरेंट। Following section defines the various procedures an auditor should design to perform around certain balance sheet actions. Share capital. तो शेयर कैपिटल कैसे चेक करें? अब देखो हर एंटिटी में जाके यही करना है तुमको, समझ आ रहा है? हर एंटिटी में जाके यही करना है। ठीक है, क्या करोगे भाई? क्या करोगे? तो हर कंपनी का लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है रेजिंग ऑफ कैपिटल से। ठीक है, अगर वो प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस से लोग पढ़ते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये स्टेटमेंट मीडिया प्रोस्पेक्टस पागल हो गए थे, कौन से जमाने का देगा? 1956 एक्ट में हुआ करता था, खत्म हो चुका है ना? बिफोर इट प्रोसीड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट ऑफ कैपिटल, द प्रोस्पेक्टस डिफाइंस द condition on which allotment will be made, projects on which amount shall be spent, and to specify limits on certain expenses, including the raising of capital, the receipts of applications for shares and allotment of shares and pursuance thereto are two important aspects of every issue of capital, insofar as these constitute the legal basis of the transactions in the matter of purchase of shares. मतलब समझ लो यहाँ पर क्या है? रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, रिसीट मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, बेसिकली दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, these therefore should receive careful attention of the auditor. He must verify that each party has performed his part of contract within the allotted time. अब देखो शेयर कैपिटल वैसे में पता क्या होता है हर साल आपकी डी, तो भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम ही था ना यार पिछले साल। हेलो हेलो, किसी बार अगर इशू हुआ है तो मुझे ये दोनों चीजें है ना? सच में पैसा आया, सच में वो अलॉट, उसके पूरे लीगल प्रोसीजर्स पूरे हुए या नहीं, तो कंपनी लॉ वाले वो ऑडिटर को चेक करने पड़ेंगे। हेलो, असर्शंस चेक करने पड़ेंगे। हेलो गाइस, आवाज आ रही है? ठीक है, तो अब देख क्या बोल रहे हो? The below table summarizes the audit procedure generally required to be undertaken while auditing the share capital. तो एग्जिस्टेंस मुझे वेरीफाई करना है, तो मैं कैसे करूँ? है ना? ये ये कौन सा है? कंप्लीटनेस, है ना? और ये कौन सा है? वैल्यूएशन। आप देख पा रहे हैं, नोटिस कर पा रहे हैं? है ना? और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वाला इसमें है नहीं, क्योंकि ये तो इक्विटी है कि नहीं? है ना? तो
ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, सबसे पहले पिछले साल से टैली कर लो, पिछले साल कितना था और इस साल कितना है, बिल्कुल एक्चुअल प्रोसीजर है बेटा। ये वो बातें हैं जो सीधे जाकर के परफॉर्म ही करनी है मुझे। हेलो गाइस, समझ आया क्या? गाइस गाइस गाइस, ये वो काम है जो सीधे जाके परफॉर्म ही करने हैं अपने, है ना? ठीक। दूसरा, अगर कोई चेंज नहीं है तो रिटन कंफर्मेशन ले लेना। मेरी बात समझ लेना, समझना रहेगा। यहाँ पे जितने प्रोसीजर्स तुम लिख पाओगे उतना अच्छा रहेगा। क्लियरली, अगर चेंज है तो वेरीफाई कर लो कि ऑथराइज कैपिटल के हिसाब से है कि नहीं। रेजोल्यूशन देख लो पास हुए कि नहीं हुए, समझना रहे, डायरेक्टर वाले और शेयर होल्डर वाले। ठीक है कि नहीं? हेलो हेलो हेलो, मैं फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ, मुझे बता देना। ठीक है, फिर एनसीए में जो कॉपीज फाइल की गई है एसेट 7 फॉर इंक्रीजिंग ऑथराइज शेयर कैपिटल फ्रॉम टीएस 3, ये वेरीफाई कर लेना। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो आप एक आध पॉइंट जो है कभी कभी मतलब छूट सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो इंडिया के बाहर से आ रहा है तो एफडीआई चेक करेंगे अपन। वेरीफाई द नंबर ऑफ सिक्योरिटी इशूड अलॉन्ग विद द इशू प्राइस। अगर इंक्रीज है शेयर का तो वेरीफाई कर लो whether the company has accurately calculated the required fee and stamp duty payable to MC। देखो मेरी बात सुनो, ये ना प्योर प्रैक्टिकल प्रोसीजर है, समझना रहे। तो ये बहुत विस्तार से इन लोगों ने लिखे हुए, बहुत विस्तार से, समझा रहे। तो ये क्यों है ऐसे डिटेल में? क्योंकि पता क्या होता है, देखो एक्चुअल ट्रांजेक्शन तो एक होता है, समझना रहे, और उसको अपन वेरीफाई कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब अपन एकेडमिकली इस बात को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो वो तुमको हर पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है कि देखो अगर ऐसा हो गया होगा तो ऐसा कर लेना, अगर ऐसा 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 हो गया होगा तो ऐसा कर लेना, अगर वैसा हो गया होगा और वैसा नहीं हुआ होगा और उसके बाद फिर वैसा हो गया होगा तो वैसा। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जब वो हर पॉसिबिलिटी को कवर करने की कोशिश करता है, तो इसीलिए इस तरीके के प्रोसीजर एकेडमिकली देखेंगे, प्रैक्टिकली भी ये लिखे होते हैं, लेकिन आपको करना क्या होता है? आपको करना कोई एक प्रोसीजर है ना, समझ में आ रहा है? कोई एक चीज ही एप्लीकेबल। जैसे मान लो कि वो है कि इशू किया, तो इशू किया वाला तो वही एप्लीकेबल होगा ना, फिर इशू नहीं किया वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। हम समझ पा रहे हैं? मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये बात एकेडमिकली थोड़ी बड़ी है और प्रैक्टिकली थोड़ी सिंपल हो जाएगी, क्योंकि आप सीधे सीधे नॉन एप्लीकेबल वाले को हटा दो। अभी तो अपने को पता नहीं है कि यार टेस्ट में क्या आने वाला है, ये अपन काफी सारी चीजें जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, एग्जाम में सिचुएशन मोस्ट प्रोबेबली कोई एक आएगी। वैसा आ रहा है, करो जल्दी से। और अभी सोचो इक्विटी से स्टार्ट किया, अभी क्या क्या कितने कितने आइटम्स हैं उनके बारे में पढ़ना और उसकी हर पॉसिबिलिटी को डिस्कस। ठीक है, चलो अब देखो, अब मैं क्या बोलूँगा, अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू किया है कि नहीं, अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू किया है तो, है ना, तो अगर ऐसा किया है तो दैट इज एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ नॉमिनल वैल्यू। तो कैश में अदरवाइज किए तो सेक्शन 52 देखना पड़ेगा तुमको, प्रोवाइड दैट कंपनी शैल ट्रांसफर द अमाउंट रिसीव्ड बाय
कौन सा अकाउंट में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आ रहा है समझ, ठीक है ना। हेलो हेलो हेलो, और see the means in which the amount in the account can be applied. Uses of security premium, याद है guys, है ना। फिर the provision of act relating to reduction of share capital shall apply अगर तुमने सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज किया तो। ये थोड़ा सा सिक्योरिटी प्रीमियम कम हो तो रिडक्शन वाले प्रोविजन लग जाएंगे, याद है। ठीक है। Application of security premium account, the security premium account may be applied by the company. अब ये सेम पूरा 100% डिस्कशन तुम्हारा कंपनी में वाला है ना। तो कहाँ यूज करना बोल रहे हैं, अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब बोनस शेयर, ठीक है। फिर राइटिंग ऑफ प्रीमियरी एक्सपेंसेस, अब गोल्ड वाला सेक्शन 133 कंप्लाइंट वाला अलग पड़ा था करने, लॉ में ज्यादा अपडेटेड है, ठीक है ना। फिर शेयर और डिबेंचर वगैरह के इशू के समय अगर आपने कोई कमीशन या डिस्काउंट दिया है तो उसको राइट ऑफ करने के लिए, हेलो हेलो गाइस, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के समय अगर कोई प्रीमियम लग रहा है या डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो तब अगर कोई प्रीमियम निकल रहा है उस प्रीमियम को चुकाने के लिए आपको ये प्रीमियम लगेगा, ठीक है। मतलब इस प्रीमियम को यूज कर सकते हो उस प्रीमियम को चुकाते समय, हेलो हेलो हेलो, फिर क्या बोल रहे हैं, फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज, फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बाय बाय। Auditor needs to verify whether premium received, if any, has been transferred to security premium account and whether application out of the said security premium account is only for the purposes mentioned. ठीक है, सिंपल बात है बेटा, बोलो क्लियर है ना। अब आगे देखो, शेयर्स इश्यूड एट डिस्काउंट, तो डिस्काउंट पे तो इशू कर नहीं सकते, शैल नॉट इशू एट डिस्काउंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, पूरा रिपीटेशन है ना। तो अगर डिस्काउंट किया तो वर्ड ही जाएगा, अगर कंपनी ने कॉन्ट्रावेंट किया है तो पेनल्टी लगेगी 1 लाख से 5 लाख तक ऑफिसर को और कंपनी को, ठीक है ना। फिर the auditor need to check the movement of share capital during the year or where there is any issue. He should verify that the company has not issued its shares at discount by reading the minutes of the meeting. तो इम्पोर्टेंट बात हो गई ये, मतलब बाकी सब तो आप कंपनी वाले लिख रहे हो, ये है जो आप नया लिख रहे हो, तो मिनट्स रीड करना, मतलब क्योंकि आप देखो अंकल लोगों ने बोला कि अगर ऐसा करना है तो यही करना है, यहाँ तो ऑडिटर सब कुछ होने के बाद आए हैं ना, तो वो चेक कैसे करेगा कि हुआ कि नहीं हुआ, तो वो मिनट्स देख लो, बोलो गाइस, बोलो 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 गाइस, ठीक है ना। फिर फिर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स जो कंपनी के एम्प्लॉइज को डायरेक्टर्स को दिए जाते हैं, यार तुम लोग का शेयर कैपिटल का टेस्ट हो चुका है, हेलो हेलो हेलो, है ना, ये पूरा रिपीटेशन चल रहा है ना, नो हाउ के लिए और वैल्यूएशन के लिए ऑटो को वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो भाई स्वेट इक्विटी शेयर इशूड बाय द कंपनी आउट ऑफ क्लास अप्रूव्ड शेयर ऑलरेडी इशूड फॉलोइंग, ये देखना पड़ेगा, है ना, प्रेफरेंशियल इशू अगर हो तो,
रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में दिए वेरीफाई। देखो बस लैंग्वेज चेंज हो रही है बेटा, ये ध्यान रखना। हेलो हेलो, लैंग्वेज चेंज हो रही है बेटा थोड़ी, समझ रहे हो ना? लैंग्वेज कैसे चेंज हो रही है कि उसमें बोल रहा था कि भाई आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए, यहाँ बोल रहा है कि आर्टिकल्स को चेक कर लेना, मतलब थोड़ा अलग टाइप से, ठीक है ना? फिर एग्जामिन द ऑर्डर्स ऑफ ट्रैवल, कंफर्मिंग द रिडक्शन, ऑर्डर ऑफ ट्रैवल। बस एक चीज याद रखिए ना कि कंपनियों वाली बातें भी लिखोगे ना तो लैंग्वेज अपनी थोड़ी सी पर्टिकुलर कर लेना, है ना? ठीक है, रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट चेक कर लेंगे, अब ये हो सकता है अपन भूल जाए, है ना? तो क्या बोल रहे हैं, देख लेना कंपनी के नाम के आगे एंड रिड्यूस लिख दिया गया है, या नाम के आगे एंड रिड्यूस लिखते हैं जब भी रिडक्शन होता है ना? रजिस्टर और मेंबर देख लेना, ठीक है ना, कि उनके शेयर्स वगैरह ऑल्टर हो गए कि नहीं, ये डिफरेंट है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, एक verify memorandum has been suitably, required disclosures, schedule 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा बहुत जगह यूज कर सकते हैं। ये रेफरेंसेस अच्छे रहते हैं, जब आप आंसर लिखते हैं ना तो ये एकदम ऐसा दिखाते हैं जैसे कि फैक्चुअल डेटा आपने दिया है, तो बढ़िया लगता है। फिर क्या है ना, डिस्क्लोजर्स क्या क्या है, तो ये स्केड्यूल 3 के डिस्क्लोजर्स है बेटा, आप एडवांस अकाउंट्स में भी यूज कर सकते हो इसको प्योर, है ना? फॉर ईच क्लास ऑफ कैपिटल राइट्स क्या क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, समझना रहे रीपेमेंट को लेकर के, ये सब डिस्क्लोजर्स में होना चाहिए। शेयर्स हेल्ड इन कंपनी बाय द फॉलोइंग एंटिटीज, होल्डिंग कंपनी के पास कितने हैं, अल्टीमेट होल्डिंग के पास कितने, सब्सिडियरी एसोसिएट, ये सबके पास कितने कितने शेयर हैं, ये क्लियरली मेंशन होना जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है ना? जिस भी शेयर होल्डर के पास, है ना, कितना 5% ज्यादा शेयर्स है तो उसको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह बताने पड़ेंगे। हेलो हेलो हेलो, disclosure to be made for a period of 5 years immediately preceding the balance sheet, aggregate number and class of shares, allotted fully paid shares, paid a pursuant to contract without being paid and received in cash, allotment as fully paid by way of bonus shares या bonus, the total of share, एक होता है रिकंसिलिएशन बनता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में देखना, ठीक है बेटा? फटाफट से एक बार देख लो, कुछ ऐसा तो नहीं कि इसमें जो बताना है छूट गया। चेकिंग वाउचिंग एक वो यूज होता है, वर्ड यूज होता है चेकिंग के लिए, है ना?
अच्छा ये बेटा लीगल रिक्वायरमेंट्स है, समझ आ रहा है? ठीक है, एक्चुअली मतलब इन लोग कितना भी लिखे हैं वो कम ही पड़ने वाला है क्योंकि बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, समझ आ रहा है? ठीक है, और इतनी सारी चीज़ें भी चेक करनी है तो बड़ा बहुत सारा हो जाता है इसलिए। हाँ बेटा, एक्चुअली पता क्या है, इन लोगों ने बहुत ही फिजूल डिस्कशन किया है, बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डिस्कशन किया है, समझ रहे हो? और आप पूरा तो कर नहीं पाओगे, है ना? तो अब या तो क्वेश्चन स्पेसिफिक आएगा, और अगर क्वेश्चन जेनरिक आए तो आपको एक चीज याद रखनी है, ठीक है ना, कि ऑडिट के प्रोसीजर्स आप सारे लिख पाओ। समझ गए बेटा मेरी बात को, है ना? ठीक है बेटा, बढ़िया आगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस, अब आप एक बार इमेजिन करके देखो कि रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब क्या होता होगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस होता क्या है? समझ रहे हो? जो पैसा डिविडेंड के तौर पर नहीं है, लेकिन ये सिर्फ प्रॉफिट नहीं है ना, सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, सारे के सारे अकाउंट इसी में दिखते हैं, है कि नहीं? तो एक तो इसमें अमाउंट आएगा इस साल के पीएनएल से, तो वो वाला चेक करिए। उसके अलावा जहां जहां से भी करस्पॉन्डिंग अमाउंट आता है, कैपिटल मतलब कौन समझ रहे? अब मान लो कि शेयर कैपिटल कोई दूसरा बंदा कर रहा है और मैं रिजर्व सरप्लस कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे होता नहीं है। जो इक्विटी करता है वही रिजर्व सरप्लस भी करता है। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रॉपर बैठाना
पड़ेगा, है ना बेटा? हेलो हेलो, है ना? ठीक है, फिर क्या पढ़ रहा है? Reserves amounts. Reserves represent amounts appropriated out of profit held for the purpose of distribution of dividend or financing the expansion of the company or strengthening the company financially. Reserves can be segregated as capital reserve or revenue. ये ठीक है ना? पहले रेवेन्यू रिजर्व में क्या क्या आएगा? प्रॉफिट्स जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है। तो एग्जांपल, टू सप्लीमेंट डिविजिबल प्रॉफिट्स इन न्यू ईयर्स, टू फाइनेंस एन एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस, है ना? तो ऑर्गेनाइज क्या हेल्प होती है मतलब इससे, है ना? मतलब एक तरीके से कह लो क्या एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ऑफ रेवेन्यू। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? इट रिप्रेजेंट अमाउंट विच डज नॉट इंक्लूड एनी अमाउंट रिगार्डेड एज फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हेलो हेलो, है ना? ठीक है, एग्जांपल, सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिडेम्पशन। It may be noted that if a company appropriates revenue profit for being credited to the asset replacement reserve with the objective that these are to be used for capital purpose, such a reserve shall also be in the nature of capital, है ना? ठीक है, मतलब कैसे कैसे बन रहा है। अब देखो क्या होता है ना, जिस चीज को चेक करना है ना, ये पहले उसका इंटरव्यू देता है, तो ये काफी डिटेल्ड हो जाता है। जैसे जैसे कुछ चीजें अपन इसका रेलेवेंस तो समझते हैं, कानून समझते हैं। अगर आप ऑडिट में गए तो आपको एक चीज पे फोकस कर सकते हो कि सीधे भैया हमको चेकिंग बताओ, लेकिन मैं इन जनरल थोड़ा कर्टेसी को फॉलो करके क्या कर रहा है ना, पहले वो क्या कर रहा है आपको प्रॉपर बता रहा है कि भैया देखो क्या होता है, ये क्या है ना बेटा? हेलो हेलो, अभी सिक्योरिटी लोन का यूटिलाइज हो सकता है, ये बातें करते हैं। द बिलो टेबल समराइजिंग ऑफ प्रोसीजर जनरली रिक्वायर्ड, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। ठीक है बेटा, एग्जिस्टेंस के लिए क्या प्रोसीजर? ओपनिंग बैलेंस देखो पिछले पिछले साल का जितना था और इस साल का आ रहा है इसमें। हेलो हेलो हेलो, है ना? ये एग्जिस्टेंस है और ये क्या है? ये है कंप्लीटनेस, है ना? और ये है वैल्यूएशन। तो पीएनएल बैलेंस ट्रेस द मूवमेंट ऑफ सरप्लस डेफिसिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, है ना, फॉर एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू डिविडेंड पेमेंट एंड द टैक्स रिलेटेड डिविडेंड, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कितना गया है रुपए, द रेजोल्यूशन, है ना? इसमें से वर्ड्स निकाल करके रख लो, क्या क्या वर्ड्स निकाल कर रख लोगे, मूवमेंट देख लो और क्या देखोगे, है ना? डीडीटी, डीडीटी क्या है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, है ना? और क्या है? रेजोल्यूशन, है ना? फिर क्या है? रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना? तो ये इसको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ये कीवर्ड्स है बेटा, ठीक है? है ना? If dividend to holders of equity instrument are proposed or declared after the balance sheet date, an entity should not recognize these dividend as liability as in the balance sheet date। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी ना बेटा अकाउंटिंग वाली बता रहा है आपको,
कि कैसे आपको रिकॉग्नाइज करना होता है। तो ये आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो वैसे भी आपको क्लियर हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। इट शुड हाउएवर बी डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड that were proposed or declared after the balance sheet date but before the financial statement were agreed for the देख लो एक बार। ये बार बार में बह जाता है इमोशंस, ये पता नहीं लग जाता है कि वो क्या है, समझ आ रहा है? फिर ये करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बताते हैं, है ना, रियल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। फिर वो ऑडिटर को जब इतना बोलेगा कि अच्छा यही चेक कर देना, ठीक है बेटा। हेलो हेलो। अब तो मुझे नहीं पता है क्यों नहीं लिखा इन लोगों ने, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकली हम फॉलो करते हैं, मतलब समझ रहा है मेरे हिसाब से तो, मतलब ये मॉड्यूल ने ध्यान नहीं दिया उस पर, है ना। क्लियर बेटा, मेरी जगह से तो बहुत अच्छी। Security payment needs to be confirmed that the company has issued shares in excess of nominal value of the share, and for the same, the auditor should obtain and verify the resolutions passed by the board of directors. As already discussed in the caption, share capital or withdrawal from securities in account could be done only for limited purposes. Auditor needs to ensure that same required disclosures and the disclosures properly ensure that properly these have to disclose. इन सबको प्रॉपर आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस, फिर एडिशंस, फिर डिलीशंस और फिर क्लोजिंग बैलेंस ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर गाइस, हेलो हेलो हेलो, क्लियर। तो आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। हेलो 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 हेलो। देख लो एक बार प्रेजेंटेशन सर्विस रकम बैलेंस का। हेलो बेटा, मेरी क्लास चल रही है।
हेलो गाइस, हेलो हेलो गाइस, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? पढ़े ना आगे। लायबिलिटीज को पहले डिफाइन कर रहा है कि लायबिलिटीज आर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज अदर देन ओनर्स फंड्स। Liabilities include borrowing, trade payables, and other current liabilities, deferred payment credits, and provisions. फिर क्या बोल रहे हैं? Verification of liabilities is an important, as important as of assets. If any liability is omitted or understated or overstated, the financial statement would not show a true and fair view of the state of affairs of the company. Clear है? हाँ, ठीक है। अब ऑडिट प्रोसीजर्स को लेकर के क्या है? तो ये है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, यानी कि जो आपके लोन दिख रहे हैं वो एक्चुअली में आपके ऑब्लिगेशन हैं भी क्यों नहीं, है ना? तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? बोर्ड मिनट्स देख लो, ठीक है? क्या देख लोगे? बोर्ड मिनट्स। उसके बाद फिर हेलो हेलो ऑथराइजेशन, ऑब्वियसली बात है, बोर्ड मिनट्स से ऑथराइजेशन नहीं होगा, है ना? ठीक है, फिर क्या है? कुछ और करना चाहिए, है ना? अगली डिटेल्स ऑफ लोन्स, मतलब इंटरेस्ट रेट, नेचर एंड रिपेमेंट टर्म्स, ये सब, ठीक है? ठीक है, है ना? फिर क्या बोल रहा है? बैलेंस कंफर्मेशन। बेटा बैलेंस कंफर्मेशन काफी इंपॉर्टेंटली यूज किया जाता है ना? फिर अग्री डिटेल्स ऑफ लीजेस एंड हायर परचेज क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड, सीधा सीधा क्वेश्चन होगा। ट्रस्ट डीड, ट्रस्ट डीड अगर मान लो वो जैसे डिबेंचर वगैरह नहीं है, इसकी ट्रस्ट डीड होती है, डिबेंचर ट्रस्ट डीड, ठीक है बेटा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोल रहा है when the debt is retired ensure that discharge is received from the asset securing the debt, मतलब कि गिरवी छुड़वा लिया आपने, हेलो हेलो, जो गिरवी रखा था उसको आपने क्या कर लिया?
छुड़वा लिया। बोलो ठीक है। नहीं, सिक्योरिटी थोड़ी चुकाते हो। सिक्योरिटी इसलिए होती है कि नहीं चुकाओगे तो होता है ना, ये तो सिक्योरिटी छुड़ाना है ना। उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं? Obtain the schedule of short-term and long-term borrowings, including debt outstanding, है ना, as well as new debt and renewable of debt, ये सब देख लो। ठीक है, ठीक है। हाँ, फिर consider any evidence of additional debt obtained through examination of minutes of board of director। मतलब आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मिनट से कुछ और एक्स्ट्रा दिख रहा है तो वो देख लो, ओपनिंग क्लोजिंग देख लो। अच्छा, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मेरी बात समझ। इसमें जितने प्रोसीजर लिखे हुए हैं उसके अलावा भी हो सकते हैं, और ये वाले भी सारे लिखने की ऐसी कोई वो वैसी लोड नहीं है। अजर्शन आपके सारे कवर होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो 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 गाइस, बताओ समझ में आ रहा है? सबके दो दो से क्या मतलब है? मतलब सारे अजर्शंस के दो दो, देखो ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब कौन से दो वाले लिख रहे हो वो भी कई बार इम्पोर्टेंट हो जाता है, इम्पोर्टेंट वाले, लेकिन ठीक है, इन जनरल इसका जवाब हाँ है। ठीक है ना? Raise the closing balances as per schedules to the general ledger। ये जनरल लेजर एक अलग ही चीज है, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स का पार्ट है, हाँ। सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन देख लो, इससे क्रेडिटर्स का अंदाजा लग जाता है कि अगर तुमने पैसे चुकाए हैं तो इसका मतलब उधार था, जैसे अपने डेटर वगैरह भी चेक किए, है ना? ठीक है, ठीक है गाइस। उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं? डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर है, हाँ, इसमें ये करेक्ट है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज एट ईयर एंड, मतलब समझ रहे हो? एक चीज ध्यान रखना कि किसी भी चीज को लेकर के जितने प्रोसीजर ले सकते हो उतना अच्छा रहेगा। समझ आ रहा है? लेकिन ये भी चेक करना है, कोशिश ये करना कि अलग अलग चीजें चेक हो, मतलब ऐसा नहीं कि एक चीज को चेक करने के तो 6 प्रोसीजर तुम लगा दिया, दूसरी चीज चेक ही नहीं होता। हेलो हेलो हेलो, मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही बोलता हूँ। ठीक है, हेलो हेलो, तो ये था। फिर क्या देखो, डायरेक्ट कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉन्फर्मेशन तो वही एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन, अब इसको सीधे सीधे तुम उससे जोड़ सकते हो। हेलो हेलो, ठीक है, क्या कर सकते हो उसको सीधे सीधे तुम
हेलो गाइस, है ना? क्लियर है? हाँ, एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी जुड़ेगा ना इसी का। रीड करो इसको एक बार, समझ में आना चाहिए। बताओ। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, कहाँ तक पढ़ा बताओ। ये यहाँ तक पढ़ लिया, ये पूरा। Determine that accounting policies and methods of preparing data are appropriate and done consistently. एक्चुअली मैं ढूंढ रहा था, मैं तुमको एक्चुअल वर्किंग पेपर्स दिखा दूँ। मेरे को याद दिलाना, शाम वाम को या किसी भी टाइम पे, ऐसे और अलग टाइम पे, है ना? मैं तुम्हें एक्चुअल वर्किंग पेपर्स दिखा दूंगा। अब ये जो चेकिंग के है ना, तो मैं जैसे शेयर कैपिटल की चेकिंग है, तो मैं तुम्हें शेयर कैपिटल का वो दिखा दूंगा, वर्किंग पेपर। समझ आ रहा है कि एक्चुअल जो चेक किया तो क्या क्या चेक किया और क्या क्या नहीं किया। समझे? है ना? ठीक है बेटा। ठीक है गाइस, इंटरेस्ट इंटरेस्ट रिकम्प्यूट कर लेना। अब ये देखो, रिकम्प्यूटेशन आपको याद है? मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, है ना? मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, कंप्यूटेशन, है ना? ये इंस्पेक्शन में आ गया एक तरीके से, है ना? फिर इसमें भी कंप्यूटेशन है ना? फिर फॉरेन करेंसी का अगर लोन है तो क्लोजिंग रेट चेक कर लो, एक्सचेंज रेट। बहुत मतलब सीधी सीधी लाइनें हैं। ये है तो ये भी कर लेना है, ये है तो ये भी कर लेना, अगर ऐसा हो तो ऐसा कर लेना, ऐसा हो तो ऐसा कर लेना। ठीक है, ठीक है। The borrowings have been presently classified and disclosed in the financial statements in accordance with the requirements of applicable FRA. है ना? Determine that the following items, if any, are properly recorded, classified and are disclosed as a part. ठीक है ना? तो ये बेटा स्केड्यूल 6 का प्रॉपर डिस्क्लोजर है। इतने पार्ट में ये देखना चाहिए। ये तुम्हारा एडवांस अकाउंट्स का भी सेम पार्ट। ठीक है? हेलो हेलो। ठीक है, ठीक है। प्रोविजन देख लो। ठीक है, रीड द रीड द प्रोविजन एंड लोन एंड अग्रीमेंट के प्रोविजन, है ना? एंड परफॉर्म द फॉलोइंग।
Is that the entity is in compliance with loan covenant. Covenant पता है ना क्या होता है? Legal parts of a contract. हेलो है ना? Covenant क्या होता है? Legal part of a contract. ठीक है ना? तो covenant and other significant provision. Agreement निभा रहे हो फिर, ठीक है ना? अगर कुछ है ऐसा जिसमें कि कंप्लाई नहीं कर रही एंटिटी, whether the debt should be classified as current, whether the debt should be classified as current, है ना? ठीक है बेटा. मतलब कि है ना, डेट आपकी करंट डेट है या लॉन्ग टर्म है, इस तरीके से समझ, ठीक है ना? चलो इससे एक बार पूरा रीड करते हैं. बहुत हैवी नहीं है, बहुत सिंपल वाला है. ठीक है. इफ एनफोर्समेंट ऑफ प्रोविजन हैज बीन वेड बाय द लेंडर इन केस ऑफ, ठीक है, breach of any covenant by the entity obtain confirmation of the waiver from the lender. अब समझ में आएगी बात, ठीक है ना? कि इसमें एक्चुअली करंट या उसका ऐसा चक्कर है कि अगर मान लो कि आपने कुछ गड़बड़ की है, लोन के डिफॉल्ट किया है या कुछ भी इस तरीके का अगर आपने किया, तो क्या होगा बेटा? अगर आपने ऐसा कोई भी डिफॉल्ट वगैरह किया है, ठीक है ना, तो गोइंग कंसर्न पे भी जा सकते हैं अपन. समझ में आ रही है बात? हेलो है ना? फिर एग्जामिन द ड्यू डेट्स ऑन लोन फॉर प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. ठीक है, ड्यू डेट्स देख लो. फिर वेयर इंस्टॉलमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन फॉलोइंग ड्यू विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स. ठीक है ना? whether the installment of long-term loans falling due within the next 12 months have been disclosed, verify the correctness of the amount. मतलब कि जो अगले 12 महीने की होती है ना, वो अलग से दिखानी पड़ती है, शो करनी पड़ती है. इसमें ना कंपनी लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मर्जर है. मतलब हेलो गाइस, ठीक है ना? तो इसमें बहुत सारी बातें आपकी कंपनी लॉ की आएंगी, बहुत सारी बातें आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की आएंगी. क्लियर है? ठीक है ना? तो उन सबका मिक्स है, क्योंकि सब चीजें एक साथ चल रही है. और उसमें भी आपको स्कोप को लिमिट करना पड़ेगा. एक चीज ध्यान रखना, स्कोप से कहीं बाहर मत हो जाना. हेलो ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना. Where installment of long-term loan falling within the next 12 months has been disclosed, उसकी correctness को. Examine the debt agreement for any restrictive covenant. Review restrictive covenant and provisions relating to default and ensure disclosure thereof in the management. देखो, आप ना एग्रीमेंट को चेक करते करते बह मत जाना. आपको इस बात का ख्याल रखना है, किस बात का, कि आपका स्कोप क्या है. पॉइंट समझ में आ रहा है? स्कोप से बाहर एग्रीमेंट करते करते एग्रीमेंट ही चलता है. और अगर क्रेडिटर के लेवल से पॉइंट आप चेक कर रहे हो, ये चेक कर रहे हो कि क्रेडिटर के पॉइंट में कुछ गलत तो नहीं है. मेरे को सिर्फ ये चेक करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसा रिपोर्ट का फंक्शन है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू कुछ गड़बड़ नहीं है. समझ में आया कि गाइस? हेलो गाइस, तुम एक काम करो ना, इसको तुम लोग रीड कर लेना, इसमें कुछ खास नहीं है. समझ में आ रहा है? मैं तुमको दिखाऊंगा एक्चुअल वर्क और फिर अपन इसको डिस्कस करें. क्योंकि मतलब ऐसे ये इसमें बहुत रैंडम प्रोविजन है, जो ऑब्वियसली बात है, कुछ चाहते हैं अच्छे आपको जानते हैं. समझ में आ रहा है? और बाकी प्लेन रीडिंग. अब इसमें 10 पॉइंट है तो ऐसे 100 पॉइंट और हो सकते हैं. और ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट्स लिखे. remember, इन लोगों ने जितने भी प्रोविजन लिख रखे हैं ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इन लोगों ने 10 प्रोविजन है, तो उसमें से 5-6 ऐसे हैं कि हाँ तो हर जगह चेक होते हैं और जो इम्पोर्टेंट है. लेकिन 3-4 ऐसे लिखे हैं ना जो बहुत रेयर केस में यूज होते हैं, उनका वैसे नॉर्मल कभी यूज नहीं होता. हेलो. ठीक है गाइस?
या वो सिचुएशन ही बड़ी रेयर केस में बनती है। गाइस हेलो हेलो, मैं समझ आ गई। ठीक है, चलो बोरिंग्स तक का एक बार रीड कर लेना, इसको अपन कल कवर कर लेंगे। तो ठीक है, बाकी मैं एक काम करूंगा कि अब मैं जो कल से क्लास लूंगा तो उसके शॉर्ट नोट्स में साइड में आपको बताते हैं कीवर्ड्स है वो आप निकाल लोगे तो आपको एग्जाम टाइम में सिर्फ इन कीवर्ड्स को करना होगा, उनको यूज करना होगा, बाकी आप अपनी तरफ से फिर ट्रांजेक्शन को पूरा करेंगे और आपका काम हो जाएगा, तो बहुत सिंपल हो जाएगा इससे। ठीक है ना, अगर आप अभी इस बात को डिकोड करते हैं तो अभी ही समझ में आ जाएगा आपको, ये है बहुत सिंपल। ठीक है ना, ठीक है, चलो।